हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है नाजायज रिश्ते। आसिफ दुकान बंद करके जब अपने घर पहुंचा तो ड्राइंग रूम के दरवाजे पे जाके ठिठक गया। अंदर से उसके अम्मी अब्बू के बोलने की आवाजें आ रही थी। दुल्हन तो मुश्किल से 16-17 साल की है और मास्टर साहब 40-45 के। बेचारी। इतना सुनते ही आसिफ जल्दी से दीवार की आड़ में हो गया और सांस रोककर सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने लगा। ऐसी शादी से तो बेहतर होता कि लड़की के माँ बाप उसे जहर दे कर ही मार डालते। आसिफ की अम्मी शल्मा ने कहा, तुम नहीं जानती शल्मा, लड़की के माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे थे। गरीब मामा मामी ने ही उसकी परवरिश की है। 4 लड़कियों बिहाने को है, अब्बा ने बताया। यह भी कोई बात हुई? कम से कम उसकी जोड़ का लड़का तो ढूंढ लेते। इतनी हसीन और कामशीन लड़की को इस बुढ़े के पल्ले बांधने की क्या जरूरत आ पड़ी थी, जिसके पहले ही 4 बच्चे हैं। हाय, मुझे तो उसकी जवानी पर तरस आ रहा है। कैसे देख रही थी वह मेरी तरफ। इस समय उस पर क्या बीत रही होगी, अम्मी ने कहा। आसिफ इससे आगे कुछ और सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह धीरे से अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। आसिफ आंखें मूंद कर सोने लगा। क्या वाकई वह 16-17 साल की है? क्या सचमुच वह हसीन है? अगर वो खूबसूरत लगती होगी तो क्या मास्टर साहब की कमजोर आंखें उसके हुस्न की चमक बर्दाश्त कर पाएगी? आज की रात क्या मास्टर साहब? ये सोचते सोचते उसका सिर चकराने लगा और वह कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। थोड़ी देर बाद आसिफ की अम्मी खाना रख गई, मगर उससे खाया ना गया। बड़ी मुश्किल से वह थोड़ा सा पानी पीकर बिस्तर पर लेट गया, पर उसे नींद भी नहीं आई। रात भर करवटें बदलते हुए वह न जाने क्या क्या सोचता रहा। सुबह हुई तो आसिफ मुंह में दातून दबाए छत पर चढ़ गया और बेकरारी से टहल टहल कर मास्टर साहब के आंगन में झांकने लगा। कुछ ही देर में आंगन में एक परी दिखाई दी। उसे देखकर आसिफ अपने होशो हवास खो बैठा। फिर कुछ संभलने के बाद उसकी खूबसूरती को एकटक देखने लगा। परी को भी लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने निगाहें ऊपर उठाई तो आसिफ को देखकर वह शर्मा गई और छिप गई। लेकिन आसिफ उसका मासूम चेहरा आंखों में लिए देर तक उसके ख्यालों में डूबा रहा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। दिल में नई चाहत सी उमड़ पड़ी थी। वह फिर उस परी को देखना चाहता था, पर वह नजर ना आई। इसके बाद आसिफ रोज सुबह सुबह मुंह में दातून दबाए छत पर चढ़ जाता। परी आंगन में आती, उसकी निगाहें आसिफ की निगाहें से टकराती, फिर वह शर्मा कर छिप जाती। लेकिन एक दिन आसिफ को देखकर उसकी निगाहें झुकी नहीं, वह उसे देखती रही। आसिफ भी उसे देखता रहा। फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें फूटने लगी और बाद में तो उनमें इशारेबाजी भी होने लगी। अब उन दोनों के बीच केवल बातें होने बाकी थी, पर इसके लिए आसिफ को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मास्टर साहब सुबह सवेरे घर से निकलते थे तो स्कूल से शाम को ही लौटते थे। उनके बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। घर में केवल मास्टर साहब की अंधी बहरी माँ रह जाती थी। एक दिन उस परी का इशारा पाकर आसिफ नजर बचाकर उनके घर में घुस गया। वह उसे बड़े प्यार से अपने कमरे में ले गई और पलंग पर बैठने का इशारा करके खुद भी पास बैठ गई। थोड़ी घबराहट के साथ उनमें बातचीत शुरू हुई। उसने अपना नाम जूही बताया, आसिफ ने भी उसे अपना नाम बताया। फिर दोनों ने ये जाहिर किया कि वो एक दूसरे पर दिलो जान से मरते हैं। आसिफ ने जूही के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। वह सिहर उठी, उस पर नशा सा छाने लगा। आसिफ उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा। वह खामोश रही और खुद को आसिफ के हवाले करती चली गई। कुछ देर बाद जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो जूही अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। ऐसा दुख जिसका आसिफ को पहले से अंदाजा था, लेकिन उसके मुंह से सुनकर आसिफ को पूरा यकीन हो गया। इससे उसका हौसला और भी बढ़ गया। वह जूही को बाहों में भरते हुए बोला, अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। उसके बाद तो उनके इस खेल का सिलसिला सा चल पड़ा।
इस चक्कर में आसिफ अब सुबह के बजाय दोपहर को दुकान पर जाने लगा। वह रोज सुबह 10 बजे तक मास्टर साहब और उनके बच्चों के स्कूल जाने का इंतजार करता। जब वो चले जाते तो जूही का इशारा पाकर वह उसके पास पहुंच जाता। एक दिन वह मास्टर साहब के बेडरूम में पलंग पर लेटकर रेडियो पर गाने सुन रहा था। जूही उसके लिए रसोई घर में चाय बना रही थी। दरवाजा खुला हुआ था, जबकि रोज वह अंदर से बंद करती थी। अचानक मास्टर साहब आ गए। उनका कोई जरूरी कागज छूट गया था। आसिफ को अपने पलंग पर आराम से पसरा देख मास्टर साहब के तन बदन में आग लग गई, पर उन्होंने सब्र से काम लिया और फाइल से कागज निकालकर चुपचाप रसोई घर में चले गए। आसिफ यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने जूही से पूछा। अचानक मास्टर साहब की आवाज सुनकर जूही का पूरा जिस्म कांप गया और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन जल्दी ही वह संभालते हुए बोली, जी कुछ नहीं, जरा रेडियो का तार टूट गया था, मैंने ही उसे बुलाया है। मास्टर साहब फिर कुछ ना बोले और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। मास्टर साहब के बाहर जाने के बाद ही जूही की जान में जान आई। वह चाय छोड़कर कमरे में आ गई। आसिफ अभी तक पलंग पर सहमा हुआ बैठा था। आसिफ ने कांपती आवाज में पूछा, वो गए क्या? हाँ, जूही ने कहा। दरवाजा बंद नहीं किया था क्या? आसिफ ने पूछा। ध्यान नहीं रहा, जूही बोली। अच्छा हुआ कि वह एक गहरी सांस लेकर बोला, लगता है उन्हें शक हो गया है। जूही चिंता में डूबते हुए बोली, कुछ नहीं होगा। आसिफ ने उसका कंधा दबाते हुए कहा। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वह दुकान पर चला गया। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक मिलने से परहेज किया। जब वो मास्टर साहब की तरफ से पूरी तरह बेफिक्र हो गए तो यह खेल फिर से चल पड़ा और हफ्तों महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलता रहा। उस दौरान जूही 2 बच्चों की माँ भी बन गई। एक दिन मास्टर साहब काफी गुस्से में घर में दाखिल हुए। किसी ने जूही के खिलाफ उनके कान भर दिए थे। जूही को देखते ही मास्टर साहब उस पर बरस पड़े। क्या समझती हो अपने आप को? जो तुम कर रही हो उसका मुझे पता नहीं है? आज के बाद अगर आसिफ यहाँ आया तो उसे जिंदा ना छोड़ूंगा। यह सुनकर जूही डर गई और कुछ भी नहीं बोली। फिर मास्टर साहब गुस्से में आसिफ के अब्बा के पास जाकर चिल्लाने लगे, अपने लड़के को समझा दीजिए, मेरी गैर मौजूदगी में वह मेरे घर में घुसा रहता है। आज के बाद उसे वहां देख लिया तो गोली मरवा दूंगा। आसिफ के अब्बा निहायत ही शरीफ इंसान थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को खूब डांटा फटकारा। इसका नतीजा यह हुआ कि एक दिन आसिफ ने मास्टर साहब को रास्ते में रोक लिया। अब्बा से क्या कहा तुमने? मुझे गोली मरवाओगे? तुम्हारी खोपड़ी उड़वा दूंगा अगर उनसे कुछ कहा तो। आसिफ ने मास्टर साहब का गिरबान पकड़कर धमकी दी। उसके बाद न तो मास्टर साहब ने आसिफ को गोली मरवाई और न ही आसिफ ने मास्टर साहब की खोपड़ी उड़ाई। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई। जिस्मों का खेल बंद हो गया, लेकिन आंखों का खेल जारी रहा और आसिफ इंतजार करता रहा जूही के बुलावे का। पर जूही ने उसे फिर कभी नहीं बुलाया। हाँ, उसने एक खत जरूर आसिफ को भिजवा दिया, जिसमें लिखा था, तुम तो जानते हो कि मैं अपनी किस मजबूरी के चलते इस अधेड़ आदमी से ब्याही गई हूँ। अगर ये भी मुझे छोड़ देंगे तो फिर मुझे कौन अपनाएगा? अब मेरे बच्चे भी हैं, उन्हें कौन सहारा देगा? ये सब सोचकर डर सा लगता है। उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करोगे। खत पढ़ने के बाद आसिफ ने दरवाजे पर खड़े खड़े बड़ी बेबसी से जूही की तरफ देखा और भारी कदमों से दुकान की तरफ बढ़ गया। ऐसे नाजायज रिश्ते का ये खत्मा तो होना ही था। वो तो मास्टर साहब की भलाई थी कि जूही और आसिफ सही सलामत रह गए।